सबसे पहले किसको हम स्टार्ट किया? अम्ल को। अम्ल शब्द है उसकी उत्पत्ति एसिड से हुई है, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके अलावा हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अम्ल की पहचान करने के लिए हम लिटमस का उपयोग करते हैं, और अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लिटमस एक सूचक होता है, इसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो अम्ल है वो नीले लिटमस को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? लाल में। और अगर अम्ल को जल में डाला जाता है तो जलीय विलयन में वो H+ आयन या हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। फिर कुछ सामान्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के बारे में बात की थी कि दूध और दही में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही को बाजार में मोल लेते हैं, लेते से याद रख लेंगे कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। जब सिर दर्द होता है तो सिर की ऐसी की तैसी हो जाती है, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका या इंग्लिश में इसको विनेगार कहा जाता है, जिसमें एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर को सर पे मारेंगे तो औंजा लगेगा, तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर ईंट से याद रख लेंगे, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। बिच्छू, मधुमक्खी या फिर ततैया है, उनके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। नेटल एक पादप है, उसमें भी कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। और सेब है, उसको काट के रख देते हैं तो वो मैला पड़ जाता है, तो सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। ये कुछ दैनिक जीवन में अड़ोस पड़ोस में जो पदार्थ है उनमें पाए जाने वाले अम्ल थे। अब उसके बाद इतना ही तक के लिए लिखा था हमने। उसके बाद अब हेडिंग डालिए अम्लों के उपयोग। कुछ अम्लों के उपयोग, सभी अम्लों के बारे में नहीं लिख रहे हैं, कुछ सामान्य अम्लों के उपयोग लिख रहे हैं। अम्लों के उपयोग में अपना पहला जो अम्ल आ जाता है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको लिखा जाता है किससे? HCl से। HCl या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। H मतलब होता है हाइड्रोजन और Cl मतलब क्या होता है? क्लोराइड होता है, तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है। और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है। नमक का अम्ल। हमारा जो पेट है, इस पेट में एक रस पाया जाता है। जैसे ही खाना खाते हैं पेट से एक रस निकलता है, और उस रस को क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। और इस जठर रस में पाया जाता है आपके HCl। ठीक है, जठर रस में क्या पाया जाता है? तो जठर रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो एंजाइम होता है पेप्सिन, दूसरा रेनिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है HCl और एक होता है श्लेष्मा पाया जाता है। ये हमारे जठर रस से निकलता है। और इस जठर रस में जो HCl होता है ये क्या करता है? तो ये पाचन में सहायता करता है। भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। हालांकि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है। यानी कि अगर आपके हाथ में पर गिर जाए तो ये हाथ को जला देगा। इसकी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। तो भाई पेट क्यों नहीं बढ़े? अगर पड़ोसी है वो ज़्यादा खुश है तो भी न देख पुरों तो पेट घणो ही बढ़िया करे अपने। लेकिन HCl है इतना खतरनाक है और वो हमारे पेट में पाया जाता है, तो फिर पेट क्यों नहीं जलता है? क्योंकि इस HCl से पेट को बचाने के लिए क्या काम आ जाती है? श्लेष्मा। श्लेष्मा है वो पेट को बचा लेती है इस HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। जब HCl है उसका इफेक्ट थोड़ा पेट में ज़्यादा हो जाता है, तब एसिडिटी हो जाती है, खट्टी खट्टी सी चरकी सी डकारें आने शुरू हो जाती है। तो HCl के कारण है वो पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी भी हो जाती है। एसिडिटी का उपचार किससे किया जाता है ये हम बाद में बात कर लेंगे। तो HCl के कारण क्या होती है? एसिडिटी होती है, और ये हमारे किस में पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम शोधन है, उस पेट्रोलियम शोधन में धातु की सफाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है। धातु की
सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो टॉयलेट क्लीनर होता है, टॉयलेट क्लीनर है, उसमें भी किसका यूज किया जाता है, तो HCl का यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसको नमक का अम्ल भी कहते हैं, और सूत्र क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। और हमारे जठर रस में भी क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, और इसके कारण क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। हालांकि HCl है वो क्या होता है, संक्षारक होता है, यानी कि ये अगर हाथ वगैरह पे गिर जाए तो हाथ को जला देता है। फिर भी पेट जलने से कैसे बचता है, क्योंकि पेट में क्या पाई जाती है, श्लेष्मा पाई जाती है, जो इससे बचाव कर लेती है। इसका प्रयोग है, पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, पेट्रोलियम शोधन में धातु की सफाई करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा टॉयलेट क्लीनर है, वो भी किसका बना होता है, तो वो HCl का बना होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है H2SO4। इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। H2 मतलब होता है हाइड्रोजन, और SO4 मतलब क्या होता है, सल्फेट, तो इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है, H2SO4। और इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है गंधक का अम्ल। इसे गंधक का अम्ल कहा जाता है, बड़ा खतरनाक है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा। एक और नाम है, इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ विटोरियल, ऑयल ऑफ विटोरियल। अम्लों का राजा कहा जाता है, गंधक का अम्ल कहा जाता है, और ऑयल ऑफ विटोरियल कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो अपने सीसा संचायक बैटरी आती है, सीसा संचायक सेल। अब सीसा संचायक सेल किसे कहा जाता है, तो जो गाड़ियों की या फिर चक्कीम गाड़ी है, इन्वर्टर है, इनकी जगह बैटरी होया करे, इस बैटरी में क्या पाया जाता है, तो बैटरी या सीसा संचायक सेल है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। ठीक है, H2SO4 गाड़ियों की बैटरी में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका प्रयोग है वो किया जाता है एक्वारेजिया या अम्ल राज बनाने में, एक्वारेजिया या क्या बनाने में, अम्ल राज बनाने में किया जाता है। और ये एक्वारेजिया कहाँ काम आता है, वो भी हम लिख देंगे। तो एक्वारेजिया या अम्ल राज बनाने में किसका प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो लिखिए अम्लों के उपयोग में पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, इसमें लिखिए इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं, इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं, इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। मानव पेट में, मानव पेट में जठर रस में, मानव पेट में जठर रस में HCl पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, HCl पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। HCl के कारण, HCl के कारण पेट में एसिडिटी भी हो जाती है, HCl के कारण पेट में एसिडिटी भी हो जाती है। एसिडिटी भी हो जाती है। अगला लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग
पेट्रोलियम रिफाइनरी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम रिफाइनरी में धातुओं की सफाई में धातुओं की सफाई में धातुओं की सफाई में कॉमा नमक के शोधन में नमक के शोधन में नमक के शोधन में कॉमा टॉयलेट क्लीनर के रूप में टॉयलेट क्लीनर के रूप में टॉयलेट क्लीनर के रूप में तथा क्लोरीन गैस के निर्माण के रूप में भी किया जाता है तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में भी किया जाता है। दांतों की सफाई में टॉयलेट क्लीनर के रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में, क्लोरीन गैस के निर्माण के रूप में और नमक के शोधन में किया जाता है। तो ये किसके उपयोग हो गए हैं? ये हो गए हैं अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अगला लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हाँ, ये इसका काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भोजन में भोजन का जो माध्यम है वो अम्लीय बनाता है, जिससे कुछ एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और दूसरा भोजन के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह है उनको मारने का काम करते हैं। तो अगला लिखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसमें लिखिए इसे गंधक का अम्ल इसे गंधक का अम्ल इसे गंधक का अम्ल ऑयल ऑफ विटोरियल ऑयल ऑफ विटोरियल व अम्लों का राजा भी कहते हैं। ऑयल ऑफ विटोरियल व अम्लों का राजा भी कहते हैं। अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसका प्रयोग सीसा संचायक सेल या बैटरियों में इसका प्रयोग सीसा संचायक सेल या बैटरियों में अम्लराज बनाने में कागज व कपड़ा उद्योग में तथा डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। तो पहला हो गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा हो गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा जो आ जाता है वो है नाइट्रिक अम्ल। HNO3, हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहते हैं नाइट्रिक अम्ल को, HNO3। और इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है सोरे का अम्ल।
सोरा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, हाँ सोरे, सोरे। स कौन सा है, तो स संकर वाला है, तालव्य स कहते हैं ना, इच्यु स नाम तालु, तो तालव्य स है। तो सोरे का अम्ल कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3 इसका सूत्र हो जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग एक तो कहाँ किया जाता है, अम्लराज बनाने में किया जाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया बनाने के लिए किया जाता है। एक इसका प्रयोग है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है, और एक इसका प्रयोग है वो विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT है या डायनामाइट है, हाँ फटाके हैं, इनको बनाने में किया जाता है। तो लिखिए इसके अंदर HNO3 या नाइट्रिक अम्ल बता रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल में लिखिए इसे सोरे का अम्ल कहते हैं, इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं, इसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसका प्रयोग अम्लराज बनाने में, इसका प्रयोग अम्लराज बनाने में, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT, डायनामाइट, फटाके आदि बनाने में, विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT, डायनामाइट, फटाके आदि बनाने में सोने व चांदी की सफाई में किया जाता है, सोने व चांदी की सफाई में किया जाता है। ये स्पीकर नहीं चल रहा है, स्पीकर नहीं चल रहा है, पीछे कोई स्पीकर है? लिख दिया। तो नाइट्रिक अम्ल या HNO3 इसका दूसरा नाम है सोरे, इसे सोरे का अम्ल कहेंगे। इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और विस्फोटक पदार्थ में एक विस्फोटक पदार्थ है TNT, और इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए, इसकी फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रो टालविन। TNT एक विस्फोटक पदार्थ है जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रो टालविन, ट्राई नाइट्रो टालविन। चौथा लिख दीजिए, लास्ट है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या हुआ, बारिश, यहीं के लोग हैं ना हम, तो बारिश आना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो एसिटिक अम्ल या CH3COOH, देखो सिरका या जो विनेगार होता है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सिरका 5 से 8% जल में मिलाया हुआ
तो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये अम्लराज है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक थोड़ा HCl है वो जरूरी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि किस में पाया जाता है, हमारे जठर रस में पाया जाता है। वो लाइन इंपॉर्टेंट है कि वो जठर रस में पाया जाता है। तो अम्लों के इसमें अम्लों के उपयोग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, एसिडिटी किसके कारण होती है, तो वो HCl के कारण होती है। एसिडिटी का उपचार क्या है वो थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है अपने। और उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल में इसका प्रयोग जो सीसा संचायक सेल में किया जाता है, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन हटा देना, अम्लराज बनाने में HCl का प्रयोग होता है, H2SO4 का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है, और इसका प्रयोग है वो उर्वरक बनाने, विस्फोटक पदार्थ TNT डायनामाइट बनाने में किया जाता है। अगर याद रहे तो ठीक है, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसिटिक अम्ल में ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 5 से 8% जो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होगा उसको क्या कहा जाएगा, सिरका कहा जाएगा। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो अचार और मुरब्बा बनाने के लिए किया जाता है, ये लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाता है अगला अम्लराज या एक्वारेजिया, ये इंपॉर्टेंट है कि 3:1 है, उसमें HCl और HNO3 को मिलाकर क्या बनाया जाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया। अब हेडिंग डाल दीजिए अम्लों के गुण धर्म। अम्लों के गुण धर्म, वैसे तो हम अम्लों के गुण धर्म में अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अम्लों के गुणधर्म, गुणधर्म में हम अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि अम्लों को जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, धातुओं के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, अम्लों को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, अम्ल को पानी में डालने पर क्या होता है, और धातु ऑक्साइडों के साथ अम्लों की अभिक्रिया से क्या होता है। तो ये इतने सारे हमें पढ़ने हैं अम्लों के गुणधर्म में, जिसमें पहला हम लिखेंगे वो है अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब आप किसी भी अम्ल है उस अम्ल को धातु के साथ मिलाओगे, अम्ल है और उस अम्ल के साथ क्या मिलाओगे, अगर आप धातु मिलाओगे तो धातु मिलाने पर उस धातु का बन जाएगा लूण, लूण या फिर क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, और साथ में एक गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस ही ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट है। जब धातुओं की अभिक्रिया करवाई जाती है अम्लों के साथ, यानी कि धातु को अगर अम्ल के साथ डाल दिया जाता है तो उस धातु का लवण बन जाता है, जिस धातु का प्रयोग कर रहे हैं उसी धातु का क्या बन जाता है, लवण बन जाता है, लूण बन जाता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहां पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है। तो इस हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए इसके पास हम अगर जलती हुई तीली लेके जाएंगे, जलती हुई तीली यानी कि तूली लेके जाएंगे, तो जलती हुई तीली ले जाने पर इसमें कैसी साउंड आएगी, तो इसमें पॉप साउंड आएगी, पॉप ध्वनि आएगी, पॉप ध्वनि या फिर फटफट ध्वनि आएगी, और उससे पता चल जाएगा कि ये निकलने वाली गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ज्वलनशील होती है, और ज्वलनशील होती है, ये तुरंत आग पकड़ लेती है। तो आग पकड़ते टाइम है वो साउंड उत्पन्न करेगी, ध्वनि उत्पन्न करेगी, और वो ध्वनि कौन सी होगी, पॉप ध्वनि होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, Fe मतलब क्या है, लोहा है, अगर इसकी अभिक्रिया आप H2SO4 से करवाते हैं, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, तो लोहे को अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है FeSO4, ये है आयरन सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है, H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और इस हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम जलती हुई तीली लेके जाएंगे तो कैसी साउंड आएगी, पॉप ध्वनि आएगी, पॉप साउंड या फटफट की ध्वनि के साथ ये जलेगी, और उसी से हम इसकी पहचान करते हैं। और FeSO4 ये क्या है, तो ये है लोहे का लवण,
लोहे का क्या एक लवण है। ऐसे ही कोई और ले सकते हो, जैसे जिंक है, और इसकी अभिक्रिया भी अगर H2SO4 से करवाते हो तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस के क्या हो जाएगा H2। Fe एक धातु है और जिंक, Zn मतलब जिंक, जिंक भी क्या है एक धातु है। तो धातु की अभिक्रिया जब भी आप किसके साथ करवाओगे, अम्लों के साथ, लवण बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। कहा जाता है कि कभी भी दूध, दही या फिर नींबू शिकंजी, इन खट्टे पदार्थ है, इनको कभी भी कॉपर के बर्तनों में या तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉपर या तांबा क्या है, धातु है, और धातु अम्लों के साथ, अब क्या दूध और दही में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, या नींबू शिकंजी हो, नींबू हो, उसमें भी क्या है, अम्ल, और अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, लवण बना देंगे। और लवण बना से एक तो वो धातु भी खराब हो जाएगी, यानी कि लोटो है तो लोटे में अगर दूध दही राख हो, किंगो लोटो है, तांबे को है तो लोटे माथे धब्बा हो जी। और दूसरा है कि वो जो तांबा है वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ, तो वो अपने खाद्य पदार्थों के साथ मिक्स हो जाएगा, या जो लवण बनेगा वो खाद्य पदार्थों के साथ मिक्स हो जाएगा और वो खाद्य पदार्थों को विषैला या विषाक्त बना देगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी खट्टे पदार्थ या खट्टे खाद्य पदार्थों को धातुओं के बर्तन में, यानी कि इस कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो लिखिए पहला, अम्लों के गुणधर्म में धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसमें लिखिए अम्ल, अम्ल धातुओं के साथ अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर धात्विक लवण, धातुओं के साथ अभिक्रिया कर धात्विक लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। धात्विक लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इस हाइड्रोजन गैस के पास इस हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई इस हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई तीली ले जाने पर, जलती हुई तीली या मोमबत्ती भी लिख सकते हो, जलती हुई तीली ले जाने पर यह पॉप ध्वनि, यह पॉप ध्वनि, पॉप पॉप ध्वनि या फट फट ध्वनि, पॉप ध्वनि या फटफट ध्वनि के साथ, पॉप ध्वनि या फटफट ध्वनि के साथ जलती है। पॉप ध्वनि या फटफट ध्वनि के साथ जलती है। और इसमें ये उदाहरण लिख दीजिए, अम्ल प्लस धातु क्या बन जाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और एक हो जाएगा Fe आयरन प्लस के H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट प्लस के हाइड्रोजन गैस।
तो Fe मतलब आयरन होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बनता है FeSO4 उसको क्या कहते हैं, आयरन सल्फेट, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। वैसे आपके जो काम की लाइन है वो लाइन यही है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका ऐसे हो सकता है कि दानेदार जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाने पर एक गैस निकलती है, और उस गैस के पास जलती हुई तीली ले जाने पर पॉप की ध्वनि आती है। तो जो बनने वाला उत्पाद और वो गैस कौन सी होगी, क्या बनेगा, यानी कि एक जो उत्पाद बन रहा है वो क्या होगा, और जो गैस निकल रही है वो क्या होगी। तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, जिंक का लवण। किसका लवण होगा, जिंक का, क्योंकि दानेदार जिंक है। भाई क्या लिखा है कि दानेदार जिंक के पास, दानेदार जिंक है तो Zn होगा उसका सूत्र, मतलब प्रतीक, और जिंक के पास आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेके जा रहे हो, उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला रहे हो, H2SO4 के साथ मिला रहे हो, तो बनेगा क्या, तो बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट जिंक का क्या होगा, लवण होगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कई बार तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निकलने वाली गैस कौन सी है, तो निकलने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन। और क्या बन रहा है, तो और बन रहा है संगत लवण, यानी कि उस धातु का लवण, जो धातु ली गई है उसी धातु का क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। जैसे अगर आप मैग्नीशियम है, ये एक धातु है, और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दोगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और साथ में क्या बन जाएगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये किसका लवण है, ये मैग्नीशियम का लवण है। अब अगला पॉइंट लिखिए इसमें, खट्टे खाद्य पदार्थ। ये तो ऐसे और उदाहरण है, ऐसे उदाहरण तो कम ही है नहीं, उदाहरण तो हम लिखते जाए तो लिखते ही जाएंगे। मैन आपके वही लाइन है कि भाई धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने पर धात्विक लवण प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इसके पूछने का तरीका चेंज हो सकता है कि भाई दानेदार जिंक लिया है या मैग्नीशियम लिया है और उसका अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। तो मैग्नीशियम की भी क्या है, एक धातु है। लिखिए, खट्टे खाद्य पदार्थों को खट्टे खाद्य पदार्थों को खट्टे खाद्य पदार्थों को कांसे या तांबे के बर्तन में, कांसे या तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में नहीं रखने की सलाह दी जाती है, नहीं रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नहीं रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि खट्टे पदार्थों में उपस्थित, क्योंकि खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर लेते हैं, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर लेते हैं, धातुओं से अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है। विषाक्त मतलब विषैला हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है, एवं खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है एवं बर्तन जो जिस बर्तन में रखा है, बर्तन संक्षारित हो जाता है, एवं बर्तन संक्षारित हो जाता है। एवं बर्तन संक्षारित हो जाता है।
वैसे जो कॉपर है, कॉपर यानी कि तांबा है, ये तांबा हमारे शरीर में चाहिए लेकिन बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए शरीर में तब भी एक बीमारी हो जाती है, तांबे की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। अगर शरीर में तांबा ज़्यादा हो गया तो कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग हो जाता है। दूसरा आ जाता है वो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब ये धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? कोई भी धातु है अगर उसके साथ CO3 जुड़ा हुआ, धातु के साथ कौन सा जुड़ा हुआ हो? CO3, तब उसे क्या कहा जाता है? कार्बोनेट कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हो जाएगा CaCO3, तो ये Ca मतलब होता है कैल्शियम और CO3 मतलब क्या है? कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये एक धातु कार्बोनेट है। जैसे Na2CO3, Na मतलब होता है सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। जैसे MgCO3, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। जैसे K2CO3, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। K2CO3 क्या हो जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट। जब भी आप धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे? अम्ल के साथ। अम्ल प्लस के क्या मिला दोगे इसके साथ? धातु कार्बोनेट। तब भी क्या बनेगा? तब भी लवण बनेगा। तब भी क्या बनेगा? लवण बनेगा। और वो उसी धातु का लवण बनेगा जो धातु दी गई है, उसी धातु का क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। और लवण के साथ और क्या बनेगा? तो लवण के साथ और बनेगा जल, और जल और के साथ एक और चीज बनेगी, और वो कौन सी चीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है यहां पर? तो इसको पहचान करने के दो तरीके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बन जाएगा। दो तरीके, पहला, इसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि CO2 गैस है वो आग बुझाने में क्या करती है? सहायता करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। दूसरा तरीका ये था जो हमने पढ़ा है कि अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको अगर प्रवाहित कर दें इसके अंदर CaOH सॉल्ट वाइज, ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं चूने का पानी कहते हैं, या फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसमें अगर प्रवाहित कर दें तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? दूधिया कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? दूधिया कलर हो जाता है। और बनता क्या है? तो बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको दो तरह से आप पता कर सकते हैं। एक तो इसके पास जलती हुई क्या ले जाए? मोमबत्ती, या फिर आप इसको चूने के पानी में प्रवाहित कर दे, और चूने के पानी में प्रवाहित करने पर उस पानी का कलर कैसा हो जाएगा? दूधिया, क्योंकि वहां क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अम्ल ले लिया आपने HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको अगर मिला दे हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो बन क्या जाता है? बन जाता है NaCl, और साथ में बन जाता है H2O पानी, और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl देखा है आपने? NaCl मतलब होता है साधारण नमक, लूण जिसको हम बोलते हैं वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो लिखिए इसके अंदर धातुओं की क्रिया, धातु कार्बोनेटों की क्रिया, इसलिए धातु कार्बोनेटों की क्रिया, धातु कार्बोनेटों की क्रिया, कार्बोनेटों की क्रिया अम्लों के साथ करवाने पर
धातु कार्बोनेटों की क्रिया अम्लों के साथ करवाने पर धात्विक लवण जल व CO2 गैस का निर्माण होता है। जल व CO2 गैस का निर्माण होता है। जल व CO2 गैस का निर्माण होता है। अब ये उदाहरण लिख दीजिए इसमें, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, लवण प्लस जल प्लस CO2। कौन सा है ये? HCl। HCl मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और Na2CO3 क्या है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट। NaCl मतलब साधारण नमक, या फिर इसको कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। H2O जल है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। लिख दिया। बाकी हम है वो कल कंटिन्यू करेंगे।